इस वीडियो में आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से होने जा रही है। जब वो पैदा हुआ तो वो आँखों से नाबीना था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने अपनी आँखों के नाबीनापन को अपनी कमज़ोरी बनने नहीं दिया। मुख्तलिफ़ स्कूल कॉलेजों से पढ़ते हुए आखिरकार वो BZU यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। वहां से उसने MA पॉलिटिकल साइंस अच्छे नंबरों से पास किया और आज वो अच्छे रोज़गार के साथ जॉब कर रहा है और बहुत सारे आँखों से देखने वाले लोगों के लिए मिसाल बन गया। मंजिलें लाख कठिन आए मैं गुज़र जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो यूँ कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। और लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। और याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा। और रास आई न मुझको मोहब्बत वरना साकी, मैंने ये सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। आपने सवाल किया कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। मैं जुज़वी शादीशुदा हूँ, उससे मुराद ये है कि मेरा निकाह हुआ है और नवंबर में रुखसती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना लव मैरिज है, क्योंकि मेरी मिसेस ने मुझे प्रपोज़ किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अल्लाह ताला की अता पे कि उसने मुझे एक वफादार बीवी दी है जिस पे एक शौहर को नाज हो सकता है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं खलीलुर रहमान और आप देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुनव्वर अब्बास साहब के पास, जो कि एक ब्लाइंड शख्स हैं, आँखों से नाबीना हैं, लेकिन बहुत सारे देखने वालों के लिए एक मिसाल हैं। हम बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए उनसे उनकी ज़बानी कहानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम मौला की। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, आप हमें अपनी कहानी बचपन से लेकर यहाँ तक आप कैसे पहुँचे और अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा तफसीलन बताइएगा। जी, मेरा नाम है मुनव्वर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है तहसील अहमदपुर सियाल का एक इलाका है चास नैनाबाद मौजा दौलवाना शर्की, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं पैदाइशी नाबीना पैदा हुआ, बसारत से महरूम था। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे वालिदैन बड़े खुश हुए, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा यानी सेहतमंद था। तो मेरे वालदा बड़ी खुश हुई, क्योंकि मुझसे पहले एक मेरा भाई फौत हो गया था पैदा होते साथ ही। तो जब उनको इल्म हुआ कि इनकी आई साइट नहीं है, नज़र नहीं है, तो उनको बड़ा सदमा हुआ। तो उन्होंने पाकिस्तान के जितने मशहूर हॉस्पिटल्स हैं आँखों के हवाले से, विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, टेक्सला और अलशिफा ट्रस्ट पिंडी, मी हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल उन्होंने मुझे विज़िट कराए। इवन के 2-3 ऑपरेट भी हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गोल अचीव ना हो सका, विजन रिट्रीव कराने वाला। तो उसके बाद मैं घर में ही रहा, क्योंकि गांव में आमतौर पर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जो चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको भी तालीम कोई नहीं दिलाता। तो मेरा तो दूर दूर तक कोई ख्वाब व ख्याल भी नहीं था कि मैं एक दिन स्कूल जाऊंगा। तो ज़िंदगी के 8-9 साल ऐसे ही गुजर गए। तो ना ज़माना था 2001 का, जब एक आइसक्रीम फ़रोश हमारे जो है ना गांव में आया। तो मैंने उससे आइसक्रीम ख़रीदी, तो मुझे कहता है कि तुम पढ़ना चाहते हो। मैंने कहा मैं जी पढ़ना भी चाहता हूँ, क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। उस वक्त मैं ना इंग्लैंड का प्लेयर थे नासिर हुसैन, उनसे इम्प्रेस था। उनका अपना एक बेटा भी विजुअली इम्पेयर था, बसारत से महरूम था। तो वो भी एक झंग के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, जो कि ख़ुसूसी बच्चों को तालीम देता है। तो उसने जाके मेरे असातिज़ा को बताया स्कूल में कि यहाँ मैं गांव में गया हूँ, तो मुझे एक ऐसे एक बच्चा आदमी मिला है जो कि बसारत से महरूम है बच्चा, और वो पढ़ना भी चाहता है। तो कुछ दिनों बाद उस स्कूल के जो उस वक्त जो मौलमीन थे, सर मोहम्मद अखलाक साहब और हाफिज़ जुल्फ़कार साहब, वो हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए। तो चुनांचे पहली दफ़ा मेरे वालिदैन ने और मेरे दादा जान उस वक्त ज़िंदा थे, उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि हम अपने बच्चे को
नहीं भेजेंगे घर से बाहर के लोग ये ना कहें कि भाई ये अपने एक नाबीना बच्चे को खाना भी नहीं खिला सकते। दूसरी दफ़ा मैं खुद फिर वो कुछ दिन बाद तशरीफ़ लाए तो मैं खुद कन्विंस हो गया और उसमें मेरी फूफो का बड़ा की रोल है मुझे भेजने में। तो यहाँ से मेरा तालीमी जो सफ़र है वो शुरू हुआ। आपकी तालीम कितनी है और कहाँ कहाँ से आपने तालीम हासिल की? मैंने मास्टर किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में बाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान से। मैट्रिक मैंने किया एक झंग में स्कूल है नबीना बच्चों का, जो कि एक पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के ज़ेर तमाम दरख्शा मॉडल स्कूल के नाम से जाना जाता है, चलता है। मैट्रिक मैंने उस स्कूल से किया। FA मैंने जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज झंग से किया और इस BA भी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग से ही किया मैंने। तो जब आप पढ़ते थे आपके साथ तो वो लोग पढ़ते थे जिनको नज़र आता था, कभी उन लोगों ने ताने नहीं मारे, कभी किसी ने कोई बात की हो, कभी आपको कोई प्रॉब्लम आया हो? कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आया होगा। मेरा एडमिशन जो हुआ ना वो 2010 में मैंने लिया गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग में। मेरा गोल था कि आम लोगों के साथ पढ़ के, हालांकि हम लोगों के लिए स्पेशल इदारे भी बने हुए हैं जहाँ पर स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं। मैं इसके अगेंस्ट था। मैं चाहता था कि हम आम लोगों के अंदर घुल मिल के रहें, जो उनके हमारे मुतल्लिक़ क्वेश्चंस हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, तो क्वेरीज़ हैं, सवालात हैं, या हमारे मुतल्लिक़ उन्होंने कोई गलत ख़यालात कायम किए हुए हैं ज़िंदगी गुजारने के मुतल्लिक़, तो उनके शकूक को रफ़ा किया जाए। तो वो रफ़ा करने का एक ही तरीका था कि उनके अंदर हम घुल मिल के रहें यहाँ। तो इस वजह से मैंने एडमिशन लिया। तो शुरू में थोड़ी अपोजिशन हुई, कुछ प्रोफेसर ने भी रिफ्यूज़ किया कि भाई आप यहाँ कैसे पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स आपको तंग करेंगे। मैंने कहा सर वो मेरा हेडेक है। मैं आज इस वक्त मेरी उस वक्त उम्र 17 ईयर्स थी, तो मैंने कहा सर 17 साल मुझे किसी ने नहीं छेड़ा, तो अब मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ कि मुझे कोई छेड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट झंग में एज ए मेंटोर सोशल नीड्स ऑफिसर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। आप बैक साइड पे अपना वाक़या सुना रहे थे कि आप बसों की छतों के ऊपर भी चढ़कर जाते रहे, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखना कि जब 2010 में मैंने स्टडी शुरू की, तो अब जैसे आपको मैंने बताया अपनी इंट्रो में कि मेरा ताल्लुक़ एक रिमोट एरिया से है, तो शहर में आना पड़ता था। तो उस वक्त ज़ाहिर है कि स्टूडेंट्स को गाड़ी के अंदर स्पेस नहीं मिलती थी, तो छतें ही उनका मस्कन हुआ करती थी। तो बस किसी छत पे बैठ के आना। जब शुरू में बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि मैंने पहली दफ़ा जब छत पे बैठा ना, तो जो हॉकर थे अपना न्यू खान वालों के बलोच ट्रांसपोर्ट के, तो उन्होंने बड़ी मुखालफत की, कहते हैं तुम गिर जाओगे और कोई नुकसान हो गया तो हमारे खाते पड़ जाओगे। लेकिन जब 2-4 दफ़ा मैं चढ़ा तो फिर वो इतने इंस्पायर हो गया कि अगर गाड़ी के अंदर सीट खाली भी होती तो बावजूद इसके मुझे एक बार छत पे चढ़ाते, लोगों को बताने के लिए कि देखो ये ब्लाइंड होने के बावजूद छत पे भी चढ़ जाता है। कभी छत के ऊपर चढ़ते हुए या चलते हुए कभी गिरे हो? नहीं, ना चढ़ते हुए ना उतरते हुए। एक बतवा ये हुआ था जो कि किसी और, वो मैं एक बार गिरा था, उसकी वजह नाबीनापन नहीं था, उसकी एक और वजह थी कि जब मैं नीचे उतर रहा था, एक सीढ़ी बाकी थी तो गाड़ी चलना शुरू हो गई। अभी एक पाँव मेरा ज़मीन पे आया ही नहीं था, दूसरा पाँव एक पाँव ज़मीन पे था, दूसरा सीढ़ी पे था, जिसकी वजह से मैं गिर गया था। ये तो कोई नॉर्मल बंदा भी गिर जाता, अगर आप भी ट्रैवल कर रहे होते और गाड़ी चल पड़ती उतरते वक्त, तो शायद आप भी गिर जाते। आप सफ़र करते हैं, कभी सफ़र करते हुए आपकी आंखों का फ़ायदा उठाते हुए किसी ड्राइवर ने, किसी रक्शे वाले ने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए और आपको बाद में पता चला हो, ऐसा कोई वाक़या है? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे साथ कोई ऐसा यानी वाक़या पेश नहीं आया कि किसी ने मुझे मेरी ऐसी यानी एक कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए नोट गलत दे दिए हों या पैसे ज़्यादा काट लिए हों। आपको पैसों की पहचान कैसे होती है? उसका 2 तरीके हैं। एक तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स के अंदर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जो कि आप मोबाइल नोट सामने करेंगे कैमरे के, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं मनी रीडर, वो आपको पढ़ के बता देगा। और सेकंडली हाथों से काफ़ी हद तक पहचान हो जाती है। हमें पहचान करके बताएंगे ज़रा? जी मैं बता सकता हूँ, कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। कोई ना कोई नोट ज़रा जेब से निकालें और हमें ट्राई करके। आगे ये भी 50 है, आगे 50 है, ये आगे 50, आगे 50, आगे ये 50, आगे। और ये 2 10 के नोट हैं। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? ये टच नोटों को जो होती है ना लेंथ, लंबाई जो है, उससे ही काफ़ी तक असस हो जाता है कि ये नोट कितने वाला होगा। क्योंकि ना 10 रुपये से 20 वाले का रुपए का नोट हल्का सा बड़ा है, इस तरह 50 वाला नोट थोड़ा उससे बड़ा है, 100 वाला उससे बड़ा है। कभी कभार अगर नोट थोड़ा पुराना हो तो मिस्टेक भी हो जाती है,
लेकिन 100 में से 80% जो है ना 80% आसानी से नोट की पहचान हो जाती है। आपसे बहुत सारे सीरियस सवाल हो गए, अब थोड़े से कोई ना कोई शरारती सवाल भी हो जाए। आपको कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत किस किस्म की मोहब्बत? किसी भी किस्म की मोहब्बत? मोहब्बत होती है दो किस्म की। एक होती है मोहब्बत कि किसी शख्स की खातिर आप अपने आप को दाव पे लगा दें, और एक मोहब्बत होती है कि बस राह चलते से आवाज़ सुनी तो आज प्यार दिल दे बैठा, और जैसे वो गायब हुआ दूसरी आवाज़ आई तो मोहब्बत ही बदल गई। आपने किस तरह की मोहब्बत की है? मैं हकीकी मोहब्बत की तलाश में रहा हूँ कि क्योंकि जो आपका अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया है, आप वो मकसद हकीकी मोहब्बत के थ्रू ही हासिल कर सकते हैं। और हकीकी मोहब्बत किसका नाम है कि आप ज़िंदगी में किसी एक शख्स के लिए जियो और मरो, क्योंकि जब एक शख्स के लिए आप जिए और मरेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी कामयाब इसलिए गुजरेगी कि क्योंकि ज़ाहिर है कि आपकी अटेंशन, आपकी जो है डेडिकेशन एक बंदे के लिए होगी, तो यकीनन आपके लिए भी वो उसी तरह के जज्बात रखेगा, और उसका नतीजा ये होता है कि आप जो है मखमसों और वसवसों से बचे रहते हैं। बैक साइड पे आप बता रहे थे कि आपको शेर व शायरी बहुत आती है, आप स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी सारा अंजाम देते रहे हैं, तो हमें भी शेर सुनाएं, कोई मोहब्बत के, कोई इश्क के, कोई शरारती, कोई 2-4 शेर। जी, मोहब्बत के हवाले से कि आज जो आप स्टेज सेक्रेटरीशिप की बात कर रहे थे, आपको बताता चलूँ कि ये शौक़ मेरा कहाँ से डेवलप हुआ। एक्चुअली बचपन से मैं रेडियो पाकिस्तान सुनता रहा हूँ, तो रेडियो पाकिस्तान को एक मरतबा जब ये रेडियो रूज पे था, तो रेडियो पाकिस्तान के कंपेयर को यानी सनद समझा जाता था किसी भी ज़ुबान के एतबार से, कि उनकी बात, जुमला, बोलने का अंदाज़ जो है ना, वो समझा ये था कि वो किताब बोल रही है, वो बंदा नहीं बोल रहा। तो वहाँ से मैं इम्प्रेस हुआ। वैसे अहमद फराज की शायरी मुझे बहुत पसंद है, उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। तो उनकी एक गज़ल के चंद अशार हैं कि मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, और कुर्राए फ़ाल मेरे नाम का अक्सर निकला, और था जिन्हें ज़ोम व दरिया भी मुझी में डूबे, मैं तो सहरा नज़र आता तो समंदर निकला, और शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। वाह 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 वाह। कोई और अहमद फराज की गज़ल के 2 शेर हैं, बड़ी इंस्पायरिंग गज़ल है। जी जी सुना। आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुज़रता है गुज़र जाएगा, और डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूँ, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा, और ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, ज़ालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा। वाह 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 वाह। अच्छा, सियासत से कोई ताल्लुक़ है? जी, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट और सियासत से ताल्लुक़ ना हो तो ये हो नहीं सकता। आपसे 2-3 बूस्टर सवाल करूंगा, आपने दस्ती दस्ती जवाब दें। जी, इमरान खान और नवाज शरीफ में आप किसको चुनेंगे? किसी को भी नहीं। कोई एक अगर आपको चुनना ही पड़ जाए, मजबूरी बन जाए तो? मजबूरी बन जाए तो फिर नवाज शरीफ को चूज़ करूँगा। एक लिफ्ट है और आप उसके अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर एक और आदमी खड़ा हो सकता है, 2 आदमी बाहर वेट कर रहे हैं, एक है बिलावल भुट्टो, दूसरा शेख रशीद, आप किसको साथ ले जाना पसंद करें? किसको? बिलावल भुट्टो को। उसकी वजह पूछ सकता हूँ? क्योंकि वो मेरे महबूब कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नवासा है। चलें ठीक है। मुआशरे के लिए आप कोई ना कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये है माशरे के लिए कि माजूर को, उसकी माजूरी को, उसकी कमज़ोरी को मजबूरी मत समझें। माजूर खुद जो खसूसी शख्स है वो अपनी मसाइल को मसाइल नहीं समझता। वो कहता है कि मैं ज़िंदगी आम लोगों की तरह गुजार सकता हूँ, लेकिन हम मुआशरा जो है वो इस चीज़ को कबूल नहीं करता और बार बार एक खसूसी शख्स को उसकी माजूरी से पुकारता है। मसलन अगर एक बंदा पाँव से माजूर है, पाँव से महरूम है, तो उसको माजरत के साथ, मैं यानी अल्लाह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, तो हमारे यहाँ उसको लंगड़ा कह के बुलाया जाता है। अगर किसी का खुदा न खास्ता बाजू कटा हुआ है या किसी वजह से वो मुतासर हो गया है तो उसको यानी पंजाबी में टुंडा कह के बुलाया जाता है। और अगर कोई नाबीना है उसको अंधा कह के बुलाया जाता है। ये और जो बसारत से महरूम, समाज से महरूम है या बोल नहीं सकते, उनको गूंगा और बहरा कहा जाता है।
हालांकि उनकी अपनी शनाख्त, हर किसी भी इंसान की शनाख्त उसका नाम है, क्योंकि जो नाम है ना वो उसकी पहचान है। बाकी हम जो है ना इंसान, ये हर चीज़ किसी न किसी फैक्ट्री की प्रोडक्ट है। ये आपके हाथ में जो मोबाइल है ये वीवो कंपनी का, वीवो की फैक्ट्री में बना होगा ना। इसी तरह इंसान अल्लाह ताला की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। अल्लाह खुद कहता है अल्लाह क़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान मेरी खूबसूरत तख्लीक है। अगर इंसान के कद काट की वजह से, उसके रंग की वजह से, उसकी माजूरी की वजह से उससे हम नफ़रत करेंगे या उससे पुकारेंगे तो गोया अल्लाह ताला से हम माज़रत के साथ नफ़रत कर रहे हैं, अल्लाह पे तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जिसने बनाया है इसका मतलब है कि उसने कोई डेफिशिएंसी रखी है तो गोया उसकी मिस्टेक थी। लिहाजा हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए। और हमें अगर ये ऐसे अल्फाज से नहीं पुकारा जाएगा तो हम वो वक्त दूर नहीं कि जब माजूर नहीं रहेगा और आम अशख़ास की तरह वो काम करेगा। जी नाज़रीन, आप ये मुनव्वर साहब का बड़ा अच्छा ही इंटरव्यू देख रहे थे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप हमें इनबॉक्स करें, हम आपकी स्टोरी पूरी दुनिया तक दिखाने में आपकी मदद करेंगे।